हेलो एवरीवन, माई सेल्फ के जी। वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। और आज हम अपने बायोलॉजी क्लासेस में एक और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। जब भी हम नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है गैस एक्सचेंज। मीन्स ऑक्सीजन का इंटेक हो रहा है और फिर CO2 को बाहर निकाला जा रहा है। इन जनरल हम और भी देखते हैं तो हमें बात आती है ब्रीथिंग की। तो भी हम कहते हैं भी जो छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स डू नॉट ब्रीथ, एनिमल्स और ह्यूमन ब्रीथ। तो रेस्पिरेशन के लिए हम इस तरह से बोलते हैं कि प्लांट्स रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं। तो वो जो बात थी वो गैस एक्सचेंज की बात थी। और जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो हम इजीली देखते हैं कि गैस एक्सचेंज प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों जगह पर होता है। अब वो जो गैस एक्सचेंज होता है तो उन गैसों के साथ क्या होता है, तो उस गैस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे अगर बात करें ऑक्सीजन की बात करें तो प्लांट्स एनिमल्स उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो वो सारी ऑक्सीजन है ये सब काम आती कहीं ना कहीं सेल लेवल पर। और सेल में जो एग्जैक्ट सेल लेवल रेस्पिरेशन है उस पे वो काम आएंगे। तो सेल लेवल पर होने वाले रेस्पिरेशन को हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, जो आज हमारा टॉपिक है। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन और इस रेस्पिरेशन में क्या कनेक्शन है, तो उस रेस्पिरेशन जो गैस एक्सचेंज होती है उस गैस एक्सचेंज का रिलेशन कहीं ना कहीं सीधा इसी सेलुलर रेस्पिरेशन से। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, तो सेल लेवल पर एक तरह से एनर्जी का प्रोडक्शन करना। एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा, तो कुछ सब्सटेंस होंगे, उन सब्सटेंस का ब्रेक डाउन किया जाएगा या हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन किया जाएगा, जिस ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। तो सब्सटेंस को तोड़ करके या सब्सटेंस के ब्रेकडाउन से एटीपी बनाना, यानी हम कह सकते हैं एनर्जी बनाना, ये जो काम है यही है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये काम हर तरह की सेल करती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई प्लांट सेल हो, चाहे कोई ह्यूमन सेल हो, हर सेल में ये काम होता है। तो ये काम एग्जैक्टली क्या था, तो ये काम है कि कुछ सब्सटेंस है जो मोस्टली फूड सब्सटेंस होते हैं, उस फूड सब्सटेंस के ब्रेकडाउन से एनर्जी का प्रोडक्शन करना। इस एनर्जी के प्रोडक्शन के साथ साथ कुछ और चीजें भी बनती है, जैसे CO2 जिसको हम कहते हैं गैस एक्सचेंज, जो बाहर निकल जाती है, CO2 का प्रोडक्शन होता है। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किसी में इथेनॉल बनता है, किसी में लैक्टिक एसिड बनता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बाई प्रोडक्ट्स अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन मेन जो पर्पज है सेलुलर रेस्पिरेशन का वो है एटीपी का प्रोडक्शन करना। ये काम हर तरह की सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब ये कहेंगे कि एटीपी का प्रोडक्शन क्यों किया जाता है, तो सेल के जितने भी काम है, चाहे सेल का मेटाबॉलिक फंक्शन हो, चाहे सेल की ग्रोथ हो, चाहे सेल का डिवीजन हो, या हम कह सकते हैं जो सेल मिलकर जो टिश्यूज बना रही है, टिश्यूज का काम करना हो, ऑर्गन्स का काम करना हो, या पूरी बॉडी के काम करना हो, इन सब काम के लिए कहीं न कहीं एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वही एनर्जी सेल खुद बनाएगी, क्योंकि कंटिन्यूस सेल को काम करते रहना है, इसलिए सेल को एनर्जी भी कंटिन्यूस चाहिए होगी। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, तो एनर्जी वो खुद बनाएगी। उस एनर्जी को बनाने के लिए उसको कुछ सब्सटेंस का ब्रेकडाउन करना पड़ता है, और वही काम उसको हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। ये ब्रेकडाउन एक तरह का ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, इसलिए सिंपली हम कहेंगे फूड सब्सटेंस का जो ऑक्सीडेशन होता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, उसको हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इस सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए हम अगर स्पेसिफिक बात करें तो स्पेसिफिक बात में हम कहेंगे ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब आपने एक रिएक्शन है जो 6th क्लास से 7th क्लास से आपने पढ़ी होगी कि ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो CO2 में और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, CO2 बनी और कहीं ना कहीं एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ। इन सब काम में डिफरेंट एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो पूरा इक्वेशन है जो हम पढ़ते हैं, जो कहीं ना कहीं सेलुलर रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, CO2 लिबरेट हो रही है, इस पूरे प्रोसेस को हम अगर क्लासिफाई करें तो ये एक तरह का कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, ब्रेकडाउन। लार्ज मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। जैसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक में 2 तरह की होती है, एनाबॉलिक जब कुछ बनता है, कैटाबॉलिक जब कुछ टूटता है। तो क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज टूट रहा है इसलिए एक तरह का कैटाबॉलिक प्रोसेस। दूसरा यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है,
इसलिए इसको हम कहेंगे एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, और इसमें एनर्जी लिबरेट हो रही है, एनर्जी निकल रही है, प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सर्गोनिक प्रोसेस। तो सिंपली 3 तरह की कैटेगराइज है, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर सकते हैं। ये सिंपल सा रिएक्शन है, इसको याद रखा जा सकता है, ये वैल्यू याद रखी जा सकती है। अब क्या हमेशा ग्लूकोज को ही तोड़ के रेस्पिरेशन किया जाता है या कहीं ना कहीं एटीपी बनाया जाता है? तो ऐसा नहीं होता है, बट मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स को ही तोड़ा जाता है क्योंकि उससे एनर्जी लिबरेट करना इजी हो जाता है। तो ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है जिससे इस तरह का काम किया जा सकता है, यानी रेस्पिरेशन किया जा सकता है? उन सब्सटेंस को हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। तो ऐसे सबस्ट्रेट्स जिनको तोड़ के, जिनका ऑक्सीडेशन करके एनर्जी बनाया जा सकता है, उसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, ये फैट्स भी हो सकता है, ये प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, और ये ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट्स अगर इनसे स्टार्ट किया जाए, यानी इनका ऑक्सीडेशन किया जाए, तो इस तरह के रेस्पिरेशन को हम नाम देते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। और अगर प्रोटीन को एज ए सबस्ट्रेट इस्तेमाल करते हैं और एटीपी बनाया जाएगा, तो इसको हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो सबस्ट्रेट के हिसाब से रेस्पिरेशन के टाइप बन गए एक तरह से, फ्लोटिंग और प्रोटोप्लाज्मिक। अब फॉर कन्वीनियंस हम देखते हैं आगे जितना भी हम पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन वगैरह, ये सारा हम कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को लेकर पढ़ते हैं, बट अदरवाइज ये सारे सब्सटेंस भी काम में आ सकते हैं। अब ये काम कहाँ पे होता है? तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में सारा काम साइटोप्लाज्म में होता है, या जो सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड एंजाइम है वहां पे होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें ये काम साइटोप्लाज्म में भी होता है, और बहुत सारा काम माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो इसलिए हम बात करेंगे अगर साइटोरेस्पिरेशन, तो प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता है, और अगर हम बात करें यूकैरियोट्स तो वहां पर साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज की बात कर रहा हूँ, कंबसन की। रेस्पिरेशन के साथ कंबसन को क्यों जोड़ा गया? कंबसन मतलब वही बर्निंग, फॉसिल फ्यूल का बर्निंग है, या किसी व्हीकल में पेट्रोलियम की बर्निंग है, फ्यूल की बर्निंग है, ये सारा इसको हम कहते हैं कंबसन रेस्पिरेशन। इसमें कुछ सिमिलरिटीज भी है और कुछ डिससिमिलरिटीज भी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोनों हम देख रहे हैं एक ही तरह के सब्सटेंस, इसमें कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, उनको तोड़ा जाता है। दोनों में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, दोनों में CO2 लिबरेट होती है, इसमें भी CO2 बाहर निकलती है, इसमें भी CO2 बाहर निकलती है, और दोनों से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एटीपी के फॉर्म में होते हैं, इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो लाइट एनर्जी और हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। तो कॉमन ऑक्सीजन, CO2, सबस्ट्रेट इसको तोड़ा जा रहा है, जो बॉन्ड जो टूट रहे हैं, और एनर्जी निकल रही है। बट फिर भी दोनों में डिफरेंस भी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है उसकी अगर हम बात करें तो डिफरेंस के हिसाब से ये एक तरह का सेलुलर प्रोसेस है, यानी ये सेलुलर रेस्पिरेशन हमेशा सेल के अंदर होता है। एक तरह का मेटाबॉलिक प्रोसेस है और विद इन सेल होने वाला प्रोसेस है। इसके लिए कंबसन के लिए कोई सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। कहीं पर भी आप अगर लकड़ी जला रहे हो, आग जला रहे हो, तो वहां पर वो कंबसन हो रहा है, तो वहां पर सेलुलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर हम दूसरी बात करते हैं, ये एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब है इसमें बायोलॉजिकली केमिकल सब्सटेंस इंक्लूड है, और मेनली हम बात करेंगे एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एंजाइम बेस्ड रिएक्शन है। अगर हम इसकी बात करें तो एक फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और कहेंगे जो जल रहा है, और जो बॉन्ड्स का ब्रेकअप हो रहा है, लाइट निकल रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिर अगर हम बात करें इसमें एनर्जी का रिलीज जो है, तो इसमें हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, लिंक रिएक्शन है, इन सब में डिफरेंट स्टेप पर अलग अलग जगह पर एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी एनर्जी का प्रोडक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होता है एक ही मॉलिक्यूल से स्टार्ट होने पर। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे तो उसके जलने पर, यानी बर्निंग और कंबशन ऑक्सीडेशन होने पर सीधा ही एक ही स्टेप में सारी एनर्जी बाहर निकल जाती है। फिर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता है। फिर हम अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर हीट और लाइट जो यहाँ बन रही है वो यहाँ पे नहीं बनती, ना तो यहाँ पे इस प्रोसेस में इस तरह की हीट निकल रही है, ना यहाँ पे कोई तरह का लाइट का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर आप लकड़ी जलाते हो, चूल्हा जलाते हो, आग जलाते हो,
तो वहां पर हीट भी मिलती है आपको और वहां पर लाइट भी कहीं न कहीं निकल रही होती है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि रेस्पिरेशन और कंबशन में सिमिलरिटीज भी है और दोनों में डिसिमिलरिटीज भी है। अब हम बात करेंगे एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। अब हम बात करते हैं कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये पूरा किस तरह से होता है। तो हम देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा रेस्पिरेशन किस तरह से सेल के अंदर होता है। ये एक सिंपल सेल है। तो इसमें देखा जाए तो एरोबिक रेस्पिरेशन किस प्रकार होगा, कौन कौन से स्टेप्स में इन्वॉल्व होंगे, उसका एक जनरल अगर ओवरव्यू देखें तो उसमें आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको हम ये रेस्पिरेशन स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से जनरली करवाया जाता है। सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो प्रोसेस है ये है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप जो रेस्पिरेशन में होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें 6 कार्बन के एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है और उसकी वजह से 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मीन्स एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बनेंगे। ये प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस। ये काम हो रहा है यहाँ पर साइटोप्लाज्म में। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा, पहला काम ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने का काम है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस और यहाँ पर एटीपी बनना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि यहाँ पे ज्यादा एटीपी नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो सेलुलर रेस्पिरेशन का मेजर काम है एटीपी बनाना, उसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है। अब क्या बने, कितने एटीपी बने, उसको हर एक चीज को मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो होगा ग्लाइकोलाइसिस। अगर ये स्टेप देखें, ये स्टेप हर सेल में होता है, चाहे वो सेल बैक्टीरिया हो, चाहे वो एक प्लांट सेल हो, चाहे एक एनिमल सेल हो, यानी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हर सेल में ये काम तो होगा ही। इसके बाद इन पायरुविक एसिड का क्या होता है, तो एरोबिक सेल में जिसकी हम बात करते हैं, उस पे जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों पायरुविक एसिड यहां से जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दोनों पायरुविक एसिड एंटर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और वहां जाके फर्स्ट जो काम इनके साथ होगा वो होगा लिंक रिएक्शन। इसका नाम लिंक इसलिए है क्योंकि एक तो मेजर काम ये है, एक मेजर काम आगे होगा जो क्रेब्स साइकिल होगा। इन दोनों मेजर फंक्शन को कहीं न कहीं इंटरलिंक करने वाला रिएक्शन है, इसको हम कह रहे हैं लिंक रिएक्शन। इसमें होगा क्या कि हर एक पायरुविक एसिड एक लिंक रिएक्शन करके एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, यानी जो 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम है उसका फॉर्मेशन हुआ है 3 कार्बन कंपाउंड से। तो अगर हम यहाँ देखें तो एक कार्बन यहाँ पर कम पड़ा है, तो वो कार्बन का क्या हुआ, तो वह कार्बन CO2 बन के कहीं कहीं लिबरेट हो चुका है। तो फर्स्ट CO2 लिबरेशन यानी पूरे रेस्पिरेशन जो CO2 निकल रही है, फर्स्ट CO2 लिबरेशन जो हो रहा है वो लिंक रिएक्शन होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ना तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। फर्स्ट टाइम CO2 रिलीज हो रही है। अगर आप सिंपल सा देखोगे, अब तक हमने जो काम किया है उस काम में हमने अभी तक ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी हमने एक CO2 को निकाल दिया, मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट CO2 लिबरेशन लिंक रिएक्शन में और उसका प्रोडक्शन हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो दोनों पायरुविक एसिड 2 ऐसे मॉलिक्यूल बनाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। तो ये दोनों कार्बन वाले मॉलिक्यूल और ये क्रेब्स साइकिल में आगे जाके जब देखेंगे तो पूरी क्रेब्स साइकिल में 2 जगह CO2 का लिबरेशन होता है। तो ये जो दोनों कार्बन है, ये दोनों कार्बन का CO2 के फॉर्म में लिबरेशन हो जाएगा, यानी टोटल पायरुविक एसिड के तीनों कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, यानी तीनों कार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चुका है और तीनों CO2 के फॉर्म में बाहर निकल चुके हैं। तो लिंक रिएक्शन में निकलता है और क्रेब्स साइकिल में निकलता है। तो सेकेंड काम हो गया था लिंक रिएक्शन। थर्ड काम हो जाएगा मेजर इंपॉर्टेंट काम, वो है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में अगर आप देखोगे तो क्रेब्स साइकिल में भी एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल डायरेक्टली एटीपी बहुत कम दे रहे हैं। ये बनाते हैं कुछ और मॉलिक्यूल, जैसे हम बात करते हैं NADH2। NADH2 बनाएंगे, उस NADH2 का इस्तेमाल किया जाएगा कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, और फिर वहां पे एक और लास्ट काम किया जाएगा जिसकी वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो एक और जो लास्ट फंक्शन है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो फोर्थ फंक्शन हो गया, फर्स्ट हो गया ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड हो गया लिंक रिएक्शन, थर्ड हो गया क्रेब्स साइकिल
और फोर्थ हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इन दोनों में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं NADH2 उनको ऑक्सीडाइज करके कहीं ना कहीं यहाँ से ATP निकाला जाएगा। तो मेजर ATP प्रोड्यूसिंग जो साइट है वो यही है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, और जहाँ पे इंपॉर्टेंट काम हो रहा है ETS। तो लिंक रिएक्शन में यहाँ से, और अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी जो ग्लाइकोलाइसिस होता है यहाँ पर भी NADH2 बनता है, वो भी आता है ETS में, और यहाँ से भी ATP का प्रोडक्शन होता है। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बना, और यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन हो गया। ये दोनों कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल गए। एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर NADH2, FADH2 इन सब का फॉर्मेशन होता है। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे अलग से, बट इन जनरल आप देखोगे इनका प्रोडक्शन हुआ, जिनको भेजा जाएगा ETS में, और ETS में जाकर के वहां से क्या किया जाएगा, ATP का फॉर्मेशन करवाया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है एरोबिक प्रोसेस। एरोबिक प्रोसेस में 1, 2, 3 और 4 ये 4 काम कंप्लीट होगा जब हम देंगे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। ये प्रोसेस जब भी होगा, इसमें आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्म का भी इस्तेमाल हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का भी इस्तेमाल हुआ है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल जो है जिसमें हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही ATP प्रोडक्शन है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और ये पावर हाउस क्यों है? क्योंकि यहीं पर मेजर ATP प्रोड्यूसिंग साइट माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, जहाँ पे चल रहा है ETS, और वो ढेर सारे ATP बनाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट है, साइटोप्लाज्म की रिक्वायरमेंट है। जब ये काम होगा इसको हम कहेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब सपोज करो कि ये एक एरोबिक सेल नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये काम तो होगा ही होगा। इसके बाद क्या होता है, ये पायरुविक एसिड अलग अलग सेल में एज पर एंजाइम कंपोजिशन वो अलग अलग प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है सेल में, तो इस पायरुविक एसिड का फ्यूचर में क्या होगा, तो यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा फर्मेंटेशन प्रोसेस। और अगर ये एक यीस्ट सेल है तो ये बना देगी इथेनॉल। अगर ये एक लैक्टोबैसिलस है तो ये बना देगा लैक्टिक एसिड। और अगर ये सेल एसिटोबैक्टर की सेल है तो वो बना देगी एसिटिक एसिड। तो ये बन जाएगा एक दूसरा, ये प्रोसेस हो गया एनाएरोबिक सेल का। तो एरोबिक सेल में तो ये वाला काम चलता है। अगर एनाएरोबिक सेल है तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। मोस्टली अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया वगैरह है, जहाँ पे कोई भी सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस तो चलेगा ही चलेगा, इसके बाद ये वाला काम चलेगा जहाँ पर हम कह रहे हैं इथेनॉल बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं CO2 लिबरेट होती है। तो CO2 वहाँ पर भी है, लेकिन ATP बनने का काम सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में ही होता है, आगे जाके कहीं ATP बनने का काम नहीं होता है। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में इस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, डिपेंड करता है वो कौन सी सेल है। CO2 वहाँ पर भी निकलती है, CO2 यहाँ पर भी निकल रही है, ATP वहाँ भी बन रहा है, ATP यहाँ भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ATP इतना ही बनेगा। यहाँ पे जितने भी ATP बनने वाले हैं वो एनाएरोबिक सेल में नहीं बनते हैं। तो अगर हम देखें जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया है उसमें इस तरह से देखा जाएगा, यीस्ट है जहाँ पर हम देख रहे हैं इथेनॉल बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर इस तरह का प्रोसेस चलेगा। तो ये तो हो गया एनाएरोबिक प्रोसेस, और ये हो गया पूरा एरोबिक प्रोसेस। तो दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आ रहा होगा, प्रोसेस भी आपको समझ में आ रहा होगा। लिंक रिएक्शन, कितनी लिंक रिएक्शन होगी, जितने पायरुविक एसिड होंगे उतनी लिंक रिएक्शन होगी। कितने क्रेब्स साइकिल होंगे, तो जितने एसिटाइल कोएंजाइम होंगे, या जितनी बार लिंक रिएक्शन होगी उतनी बार ही क्रेब्स साइकिल भी होंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, कितने ये प्रोडक्ट है, इससे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कितने ATP बनेंगे, उसके हम आगे बात करेंगे। ये एक जनरल ओवरव्यू है जिसे आपको अपने दिमाग में रखना है कि एक्चुअल सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक क्या है, एनाएरोबिक क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस की। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू।